प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान की क्लासेस कर रहे हैं। जीएस श्रृंखला चल रही है। जीएस श्रृंखला में संविधान की क्लासेस कर रहे हैं और यह वीडियो आपका हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यतः या यूपीएसआई, आरओ और समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और यूपीपीसीएस के टारगेट से बनाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रत्येक दिन यह वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपका भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 यानी नागरिकता के बारे में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे, एक सेकंड सेटिंग ऑन कर लें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। कह रहा है 5 से 11 तक। दो प्रश्न तो आपके यहीं पे हैं कि किस भाग में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया, तो आप कहेंगे भाग 2 में, और अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 5 से 11 के बारे में। तो यहाँ पे अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 10 में क्या है। तो उन बातों को समझेंगे, साथ में उसमें संशोधन प्रक्रिया, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको भी समझेंगे। तो देखते रहते हैं। भारत में, हाँ, एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे, भारत में ब्रिटेन के समान कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, यानी आप किसी भी राज्य के नागरिक हैं तो राज्य के नागरिक आप नहीं होते। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं अपना ये नागरिकता नहीं लिखता हूँ मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, बल्कि मैं ये लिखता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मैं निवास कहाँ करता हूँ? भारत में निवास करता हूँ। उसी तरह से एमपी का होगा, या आप कह दें झारखंड का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, बिहार का होगा, या कहीं किसी राज्य का है, उत्तर प्रदेश भारत के किसी भी राज्य का है, तो वह भारतीय ही लिखता है, यानी उसकी एक नागरिकता है जो देश की नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। देखिए अब यहाँ से अनुच्छेद के बारे में चर्चा शुरू होगी। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई, यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। कह रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसके तहत इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003 और 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो आप तुरंत कह देंगे सर 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और 3 प्रकार से हमारी नागरिकता नष्ट हो सकती है। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिए। तो नंबर 1 है जन्म से। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा। किंतु इसके 2 अधोलिखित अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है कि जो राजनयिक यहाँ पे ड्यूटी करने आते हैं, तो विदेशी राजनयिकों के बच्चे अगर भारत में पैदा होते हैं तो वो भारतीय नहीं होंगे। और दूसरा, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। यानी कोई अगर शत्रु के अधीन है, कोई देश में मान लीजिए शत्रु प्रवेश कर गया है और वहाँ पे वो रहता है, देश का हिस्सा हमारा है, और उसके बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, तो उसे हम भारतीय नागरिक नहीं कहेंगे, उसे हम अपना शत्रु ही मानेंगे। उल्लेखनीय कि सिर्फ 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधी इस प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब क्या हुआ कि इस नागरिकता का एक कानून बन गया, जो जन्मा होगा वो, अभी क्या होता है सब इधर उधर से सब घुस आते हैं। तो हुआ क्या कि उनसे बचने के लिए 1-2 लाख तो हर साल घुस ही जाते हैं। कहीं बांग्लादेश से घुस जा रहे हैं, कहीं भूटान वाले घुस जा रहे हैं, कहीं नेपाल वाले, कहीं पाकिस्तान वाले। तो उनसे बचाने के लिए क्या कहा गया कि नागरिकता में 1986 में नागरिकता संशोधन कर दिया गया, और उसमें कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लागू किया गया, जिसके अनुसार क्या कहा गया, जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यानी बच्चा तो भारत में पैदा हो रहा था उनका, लेकिन उनके माता पिता भारतीय थे नहीं, कोई बांग्लादेशी है, कोई भूटान का है, कोई चीन का है। तो पता चला कि वो जो है अपने बच्चे को दावा करते हैं कि भारत का है, तो ऐसी स्थिति में नियम लगाया गया कि उनके माता या पिता किसी को भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो बच्चा यहाँ पे जन्म के आधार पे यहाँ पे माना जाएगा। क्लियर? यहाँ का नागरिक माना जाएगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वंश परंपरा से भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950
को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। ध्यातव्य है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे तो 92 में जोड़ दिया गया और 2004 में क्या कहा गया कि भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो भारत से मान लीजिए व्यापार के रूप में या बिजनेस के लिए या नौकरी पेशे के लिए बाहर जा कर के रहते हैं। अब पता चला उनके वहीं पे बच्चे पैदा हो गए। तो 1992 से पहले क्या था, 1992 में कहा गया कि उन्हें भारत का नागरिक माना जाए चूँकि उनके माता पिता भारतीय हैं। लेकिन 2004 में कहा गया कि उनके माता पिता भारतीय भले हैं, उन्हें हम नागरिक नहीं मानेंगे जब तक कि वो अपना पंजीकरण नहीं करा देते हैं। यानी जन्म के 1 साल के भीतर बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में कराना पड़ेगा कि बच्चा वाकई इनका बच्चा है और ये भारत का बच्चा हो सकता है, तब उसे भारतीय नागरिकता आराम से प्राप्त हो सकती है। पंजीकरण से निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण हेतु तो आवेदन करने की तिथि से 6 माह, अब उसे 5 साल कर दिया गया। 5 साल पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी 5 साल से जो भारत में रह रहा होगा वह भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है और उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती पंजीकरण के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु वह भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, वह भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि युवराज सिंह की जो शादी हुई है अब वो ब्रिटेन से ले आए हैं, तो जो इंग्लैंड की हैं, जो उनकी पत्नी हैं, तो जब वो यहाँ पे आई तो वो भारत की नागरिक ऑलरेडी मान ली जाएंगी क्योंकि युवराज सिंह भारत के नागरिक हैं। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे राष्ट्रमंडल देशों के एक ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, अगर वो चाहें तो नागरिकता के पंजीकरण के माध्यम से या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से कोई भी देशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, देखिए यहाँ पे बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कह रहा कोई व्यक्ति जो विदेशी है और वयस्क है यानी 18 साल की उम्र को भी पूरा कर ले तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार में इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या हुआ कि अपने देश की नागरिकता से परित्याग कर दिया कि मैं यहाँ का नागरिक, जैसे सपोज करते हैं कि मान लो कि कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उसने अपना नागरिकता त्याग दी, फिर वो भारत में आकर के 1 वर्ष से रह रहा है और भारत सरकार को ये बता दिया कि मैं 1 साल से भारत में रह रहा हूँ और मैं अपने देश की नागरिकता त्याग चुका हूँ। इसके साथ साथ एक बात और लगाई गई कि 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका, लेकिन 1 वर्ष से लगातार रहना जरूरी, उसके पहले भी वो कम से कम 7 वर्ष रहा हो, भले वो किस्त में ही रहा हो, 1 साल 2 साल फिर बीच में चला गया हो फिर आया हो, इस तरह से मिला करके वो 7 साल अगर रहा होगा भारत में तो संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से, और एक चीज़ और शर्त है कि उसे भाषा, जो 22 भाषा है संविधान में 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, उसमें से उसे किसी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र जारी करके उसे नागरिक बन सकता है यानी उसे नागरिक बना देती है। भूमि के अर्जन द्वारा कह रहा है कि यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग को अर्जित कर उस भारत में उसका विलय किया जाता है, कह रहा है जैसे मान लो कहीं युद्ध हुआ या किसी कारण से भारत ने किसी राज्य को जीता, किसी स्थान को जीता, किसी प्लेस को जीता भारत ने, तो उस प्लेस के अंतर्गत कुछ ग्रामीण गांव होंगे, कुछ शहर होंगे, कुछ इंडस्ट्री होंगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को भारत के संविधान को स्वीकार करना होगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, तो वो ऑलरेडी भारतीय हो जाते हैं और भारत की संविधान को वो अपना गरिमा मानते हैं, भारत की संविधान और कानून व्यवस्था को उन्हें मानना पड़ता है और वो भारत के नागरिक के रूप में स्वतः उन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिकता का अंत, किसी भारतीय नागरिक
कि नागरिकता का अंत निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। जैसे मैं अपने देश की नागरिकता, मान लीजिए भारत की नागरिकता को मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, मैं जा कर के किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लूं, तो मेरी नागरिकता स्वतः भारत से समाप्त हो जाती है। नागरिकता का परित्याग करने पर, मैं अपनी नागरिकता का अगर परित्याग कर दूं कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। जैसे आपको देश निकाला दे दिया जाए, आपको भारतीयता से खत्म कर दी जाए, आपकी जो क्या कहते हैं नागरिकता को छीन लिया जाए, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं तो आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है, उसे यह अधिकार दिया गया है। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी संविधान जो हमारा कानून है, जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं या उस व्यवस्था पे आप जो है बुराई करते हैं, उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। बहुत सारे अपने देश के लोग हैं जो अपने ही देश में पलते बढ़ते खाते पीते हैं, लेकिन जब वो विदेश में चले जाते हैं ना, तो $100-200 उन्हें एक्स्ट्रा मिलने लगते हैं। यहाँ पे अगर उनको $10-20 मिलता है और वहाँ जाते हैं $50-60 मिलने लगते हैं ना, तो वहाँ से आते हैं, कहते हैं भारत वाले बहुत अच्छे नहीं है, भारत वालों में एक कल्चर नहीं है, ऐसा है वैसा। तो ये एक तरह से हमारे ऊपर चोट करते हैं। ऐसे लोगों की नागरिकता छीन लेना ही एक सही विकल्प है। जाओ तब तुम वहीं मरो जहाँ के रहने वाले, जहाँ तुम्हें $100 मिल जा रहा है ना, तुम बहुत बड़े वहाँ के रईस हो गए, चले जाओ वहाँ। तो संविधान के प्रति निष्ठा, अगर हमारे देश के संविधान जो हमारा कानून है, जो हमारी व्यवस्था है, अगर उस पर कोई गलत नीयत रखता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, कुछ ऐसे होते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं, जिसे गद्दार कहा जाता है शुद्ध भाषा में, तो कुछ होते हैं जो युद्ध काल में जाकर के विदेशियों की सहायता करते हैं। विभीषण जो हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, कुछ लोग होते हैं गलत तरीके से घूस वूस दे करके अपनी पंजीकरण करा लेते हैं, तो ऐसे उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर 5 वर्ष के भीतर यदि किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष में सजा पाने पर, अगर आप पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी देश के नागरिक हैं और आकर के भारत में आपने नागरिकता 5 वर्ष रह करके आपने नागरिकता प्राप्त कर ली। अब नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष के अंदर अगर आपको कहीं 2 साल की सज़ा सुना दी जाती है कि आपने कोई ऐसा जुर्म किया जिसके लिए वहाँ के कानून में आपको 2 साल का सज़ा है, तो फिर आपकी नागरिकता भारत खत्म करके आपको उसी देश को सौंप देती है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष के विवाह करने पर उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। संविधान में नागरिकता संबंधी कुछ उपबंध दिए गए हैं जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी है और प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, ये आपके लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब करते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। जो वीडियो बनाता है उसको थोड़ा सा ये मिलता है कि हाँ भाई, मेरे प्रयास को किसी को लाभ मिल रहा है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इसका किसी न किसी को लाभ हो रहा है। नहीं तो मैं अकेले प्रयास करूं, अकेले लाभ लूं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पैसा आना ना आना ये सेकेंडरी मैटर होता है। मैटर जो जिस पर्पज़ से वीडियो बनता है वो पर्पज़ आपका सिद्ध हो, ये प्राइमरी मैटर होता है। और इस मैटर के लिए हर यूट्यूबर हो चाहे जो हो लगातार वर्क करता है। ये लक्ष्य जो रखा गया है, संविधान को हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, पहले उसकी बुक पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग उसके वीडियो क्लास करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से करने में आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे, लेकिन इस 6 महीने में हम संविधान को इतने तरीके से तैयार कर लेने वाले हैं, चाहे वो RO हो, चाहे UPPCS हो, चाहे वो आपका कोई छोटी मोटी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा बड़े आसानी से आप पास कर सकते हैं। संविधान के 8, 10, 12, 20, 25 क्वेश्चन जो आते हैं, आपको उसमें गलत नहीं होने वाला है। तो ये काम किसके लिए हो रहा है? उनके लिए हो रहा है जो पहली बार अभी तैयारी शुरू किए हैं, जो नहीं पढ़े हैं बुक, जिनको बुक पढ़ने में बोरियत महसूस हो रही है, बुक को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये प्रयास है। तो अगर आप उनके तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो उन्हें भी खुशी होगी, चलिए मेरे लिए कोई जीरो से चल रहा है जो मुझे शिखर तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, तो उसका लाभ उसे मिलेगा। तो सामने वाले को जो बना रहा है वो और उत्सुकता से और एनर्जी से बनाएगा, उसे खुशी होगी कि मेरे प्रयास का किसी न किसी को लाभ हो रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध के बारे में बात करते हैं। संविधान के लागू होने पर नागरिकता के अधिकार संबंधी प्रावधान
अनुच्छेद 5 से 8 तक के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में है। इसके अनुसार संविधान के प्रारंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास है और उसका या उसके माता पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ हो अथवा जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। कह रहा 5 अनुच्छेद 5 में कहा जा रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में है कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ तो नागरिकता जिनको दी गई वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है, और उनके माता पिता भी यहाँ के अगर निवासी तो नागरिक हैं। अनुच्छेद 6 में कहा जाता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, होता क्या है जब ये कह दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 मुल्क बनेंगे तो ये कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो स्वेच्छा से पाकिस्तान जा सकते हैं और जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो लोग स्वेच्छा से भारत में रह जाएं। तो हुआ क्या कि बहुत सारे पाकिस्तान की एरिया में रहने वाले व्यक्ति जो भारत की तरफ पलायन कर गए कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है, चाहे वहाँ के सिख रहे हों, चाहे पारसी रहे हों, चाहे बौद्ध रहे हों, चाहे जैन रहे हों, चाहे हिंदू रहे हों, बहुत सारे लोग जब इन्होंने ये देखा कि मुस्लिम कंट्री बनने जा रही तो ज़्यादातर लोग भाग करके भारत में आकर के शरण ले लिए। तो जब वो भारत में आए तो ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया गया कि तुम्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वही कह रहा है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार कहा जा रहा के बारे में है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता पिता या पितामही या मातामही, मतलब या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। भारत से ही तो बच्चा, भारत का ही बेटा पाकिस्तान है, तो जो भारत का बेटा पाकिस्तान है तो कह रहा है कि अगर वो पहले से भारत में अविभाजित भारत में, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब अगर वो भारत में रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके दादा दादी, चाहे उसके मामा मामी, नाना नानी या वो उसके माता पिता अगर भारत में जन्मे हैं, भारत के नागरिक हैं तो वो नागरिक माना जाएगा। या तो वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्य रह रहा हो या उसके पश्चात आया हो किंतु संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू हो गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों का भारत के नागरिकता का अधिकार के बारे में है कि यानी जो भारत से पाकिस्तान की तरफ चले गए, जो मुस्लिम थे या कुछ लोग और थे जो इच्छुक थे वो पाकिस्तान चले गए, तो जो पाकिस्तान चले गए उनका भारत से नागरिकता समाप्त होगी, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो कह रहा है कि इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में से जो उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है चला गया हो तो उसके भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु यदि वह किसी ऐसी अनुज्ञा में द्वारा पुनः भारत लौट आया हो तो उसे पुनर्वास या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई हो तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रयोजन किया है और वह अनुच्छेद 6 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कह रहा है कि अगर वो जाने को तो चला गया, विभाजित भारत से बाहर पाकिस्तान चला गया, लेकिन अगर वो वहाँ से फिर वापस आता 19 जुलाई 1948 के पहले वो वापस आ गया तो उसे भारतीय अनुच्छेद 6 के अनुसार उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता है। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार के संबंध में। इसके अनुसार होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या मातामही पितामही में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व। कब समझा जाएगा? जब उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिकों को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो तथा राजनयिकों ने उसने भारत के नागरिक के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी हो या राष्ट्रीयकृत कर लिया हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 9 के अनुसार कहा गया कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता तो वह भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई भारत की नागरिकता त्यागे या ना त्यागे
जाकर के किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर ले तो उसे भारत की नागरिकता उसकी स्वतः खत्म हो जाती है। और अनुच्छेद 10 में ये कहा गया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, जिसके अन्य प्रकार नहीं हो सकते। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चुन के भेजते हैं, जो संसद चुन के भेजते हैं, वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, जो कि संसद को ये अधिकार अनुच्छेद 11 देता है। दोहरी नागरिकता से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है दोहरी नागरिकता, तो उसके बारे में समझते हैं। दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा विदेशियों में बसे भारतीय मूल के तो हम लोग एक काम करते हैं कि देखिए आपकी टाइमिंग लगभग हो गई। जो टाइमिंग मैंने आपसे कहा था 20 मिनट, तो 20 मिनट के अकॉर्डिंग आपका वीडियो 21 मिनट पूरा होने जा रहा है। तो इस वीडियो को दोहरी नागरिकता के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 11 तक अच्छे से समझ लिए, जान लिए। तो अब दोहरी नागरिकता क्या होती है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और देखना ना भूलें, प्रत्येक दिन आप इस क्लास को देखा करिए। आपको शून्य से शिखर चलने तक के लिए हम आपके साथ हैं। और आपको जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है, जहाँ आप अभी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तहाँ आपको हम शिखर तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।